खुश तो बहुत हो गया। सरकार ने जो 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए हैं, और क्यों नहीं, होना भी चाहिए। ये एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर है। जैसा कि आप सबको पता है, ये न्यूज़ पूरी हॉट न्यूज़ बनी हुई है अभी। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद था कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताने के लिए, और स्टार्टअप इंडिया को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और स्टार्टअप इंडिया को और कैसे आगे ले जा सकते हैं। ये एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं सबको, क्योंकि जो भी सरकार बोलती है या भी जो भी सरकार करती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ग्राउंड लेवल पे जो भी वर्क होता है और जो भी बोला जाता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। अगर आप इस वीडियो के बारे में रिएक्शन देना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, फिर आप अपना कॉमेंट और जो भी अपना रिएक्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो अब हम बात करते हैं कि जो भी 59 ऐप्स बैंड हुए हैं, आपको मालूम होगा जैसे आप देख रहे होंगे इस लिस्ट में। अब मुझे आपसे एक जवाब चाहिए, जो भी 59 ऐप्स बैंड हुए हैं आप जो लिस्ट में देख रहे होंगे, उनमें से कौन सा ऐप आपको लगता है कि आप यूज करते हैं ज़्यादा, या फिर कौन सा ऐप्स आपको लगता है कि ज़्यादा पॉपुलर था। अपार्ट फ्रॉम 3-4 ऐप जो भी टिकटॉक, शेयरइट, जेंडर, कैम स्कैनर्स, ये सब ऐप्स हैं, इनके अलावा कौन से ऐप्स ऐसे थे जो आपको लगता है ज़्यादा पॉपुलर थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप कौन सा ऐप यूज करते थे, या फिर कौन सा ऐप जो बंद हुआ, जो अभी बंद हुआ, उसमें से आपको लगता है कि चाइना की इकोनॉमी को या फिर चाइना को बड़ा धक्का लग सकता है इन ऐप्स बैंड होने के कारण। अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर इंडियन स्टार्टअप के बारे में, जिसमें जितने भी लीड इन्वेस्टर्स हैं वो सब चाइनीज़ हैं, और वो स्टार्टअप आज बहुत ऊंची आसमान छू रहे हैं और बहुत ऊंचाइयों पे हैं। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें सब चाइनीज़ है या हांगकांग के। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो भी बिग बास्केट है उसके बारे में बात करता हूँ। बिग बास्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी $1.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक लीड चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा ग्रुप और TR कैपिटल्स का है। उसके बाद जो दूसरा बहुत बड़ा स्टार्टअप इंडिया का बायजूस, उसमें भी $1.4 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट है वो टेंसेंट होल्डिंग चाइनीज़ कंपनी है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब तीसरा जो और भी ज़्यादा पॉपुलर जैसे ड्रीम 11 हो गया, उसमें $100 मिलियन टेंसेंट होल्डिंग के हैं। और फ्लिपकार्ट जो कि बहुत बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें भी $7.7 बिलियन टेंसेंट होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉपुलर स्टार्टअप्स जैसे कि हाई, और भी बड़े बड़े स्टार्टअप जैसे कि ओला, ओयो, पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो या स्विगी, ये जितने भी इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, उन सब स्टार्टअप में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो भी लीड चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि अलीबाबा ग्रुप, टेंसेंट होल्डिंग, ये सब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम देखें जिस कंपनी का भी किसी प्रोजेक्ट में, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है तो इन्फ्लुएंस भी उन्हीं कंपनी का होता है। तो अगर जो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, ये आखिर ये सारे जितने स्टार्टअप्स हैं ये क्यों चाइना गए उनसे पैसे लेने के लिए। अब एक और सवाल मेरा आपसे, ये जितने भी पॉपुलर स्टार्टअप्स जो मैंने आपको बताए, आपको क्या लगता है इनको चाइना जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी फंडिंग के लिए? क्या सरकार ने इन्हें पैसे नहीं दिए, या सरकार ने इनके स्टार्टअप पे बिलीव नहीं किया? आखिर क्यों ये दूसरे देश जैसे चाइना और हांगकांग में जाके इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं या अपनी पिचिंग करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करे कोई उनके स्टार्टअप्स में? अगर सरकार इतना ही स्टार्टअप इंडिया को फोकस करती है तो जो सारे स्टार्टअप्स हैं उनको दूसरी कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे ख्याल से। मैं ये सोचता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू मुझे लिख के बताएं कि आखिर क्यों उन्हें दूसरी कंट्री जाने की ज़रूरत पड़ती। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंपनी इतने बड़े स्टार्टअप में बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही है तो वो उस कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा उस कंपनी के, तो उस इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा उन कंपनी के ऊपर। अब ये तो मैंने जस्ट कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बताया। अगर आप इन सब के बारे में अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में जितने भी स्टार्टअप्स है वो सारे जो भी अटैच्ड है उनके बारे में कितना $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, या फिर कौन सी चाइनीज़ कंपनी या दूसरी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, अब ये सारे देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो जस्ट कुछ स्टार्टअप्स, इसके अलावा हज़ारों स्टार्टअप्स होंगे इंडिया में जो चाइना की फंडिंग पे चल रहे हैं या फिर जो दूसरी देश की फंडिंग पे चल रहे हैं। तो क्यों स्टार्टअप इंडिया आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा मैसेज जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी देश के स्टार्टअप्स हैं उनको पहले बून देना चाहिए, उनको पहले बूस्ट देना चाहिए। अगर उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है तो कोई भी नया बंदा जो स्टार्टअप के लिए कुछ सोचता होगा, उनको मालूम है कि उसको इन्वेस्टमेंट यहाँ से नहीं मिलेगी, तो वो क्यों यहाँ पे अपने स्टार्टअप्स के लिए कुछ करेगा? उसको मालूम है कि उसकी इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह से मिलेगी, तो वहीं पे जाके वो इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करता है। इसके अलावा भी डिजिटल इंडिया की एक वेबसाइट चालू हुई थी आज से करीब 4-5 वर्ष पहले। उसमें वो लोगों को डिजिटल वर्क प्रोवाइड करते थे, लेकिन वो वेबसाइट 1-1.5 साल तक चली, उसमें लोगों को काम मिला। लेकिन अगर आप अभी जाके उन वेबसाइट देखोगे तो लगभग 2-2.5 साल से ये वेबसाइट बिल्कुल ठप है। ना इसमें किसी को कोई काम मिलता है, ना किसी को कोई ग्रोथ है, कुछ है। इसमें अगर आप प्रोफाइल भी अगर बनाने की कोशिश करोगे, मैंने भी बहुत बार इसमें प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है,
तो मैं खुद अपनी प्रोफाइल तक नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ये वेबसाइट इस लेवल तक इसमें काम होना पूरा बंद हो चुका है। तो डिजिटल इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पहले उनको ही बूस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की वही अच्छे से नहीं चल रही है। तो आप जो स्टार्टअप इंडिया का मिशन लेके चले हो तो क्या होगा, आप स्टार्टअप इंडिया के मिशन को कैसे आगे लेके जाओगे? आपकी खुद की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है डिजिटल इंडिया वही अच्छे से काम जब नहीं कर रही है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि एक सक्सेस मिशन बन गया? आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो जितने भी स्टार्टअप्स है वो दूसरे देश क्यों जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे देश क्यों जाते हैं? ये जितने भी स्टार्टअप्स है ये इंडिया के लोगों को ही रोजगार देते हैं। ये सारे इन्वेस्टर्स जो भी बाहर के होने के बावजूद भी जो भी कंपनीज ये चल रही है सारे इंडियन जो भी वर्कर्स उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो ये अल्टीमेटली देश के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनको सरकार से ही सपोर्ट नहीं मिलती, इनको इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी कंट्री को बोलना पड़ता है या कहीं और से इन्वेस्टमेंट लेके आना पड़ता है, तो उन सारी कंडीशंस को रखते हुए आप कहाँ देखते हैं स्टार्टअप इंडिया का जो लेवल था, जो मिशन था स्टार्टअप इंडिया का, वो कहाँ चला गया? जब गवर्नमेंट खुद ही स्टार्टअप इंडिया को इतना बूस्ट करने के लिए बातें करती है, लेकिन जब असली ग्राउंड रियलिटी में जब काम करने की बात आती है तो वो स्टार्टअप इंडिया को इतना नेग्लेक्ट करते हैं। तो जो बोलने में और ग्राउंड रियलिटी में काम करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर सच में आत्मनिर्भर भारत बनाना है या सच में आपको स्टार्टअप इंडिया को बूस्ट करना है तो सबसे पहले आपकी जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स है या फिर जो स्टार्टअप्स एक लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उनको फंडिंग देनी पड़ेगी ताकि वो और ग्रोथ कर सके, वो नेशनल से वो लोकल से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। उस लेवल का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जो भी स्टार्टअप इंडिया का मिशन था या फिर जो भी आत्मनिर्भर भारत जो अभी नया अभियान चला है उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत लेवल तक काम करना पड़ेगा। अभी बहुत पीछे है भारत इस सारी चीज़ों में। यही मेरा व्यूज़ था जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको सच में स्टार्टअप इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, जो भी स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनको पहले सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसे करके आप जो भी समझदार लोग नहीं है आप उनको खाली समझा सकते हैं, लेकिन जो सच में अगर दिमाग से सोचता होगा तो उसको मालूम है इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज के वीडियो में अब इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।